जैसा कि बिहार में चुनाव आयोग ने बहुत सफलतापूर्वक दर्शाया कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, खास तौर से जो बुजुर्ग हैं या बीमार हैं या दिव्यांग हैं या कई बार हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो इनको अगर किसी भी मैचिंग करनी है 2003 से या लिंकिंग करनी है, उन्हें कंप्यूटर नहीं आता, उनके पास मोबाइल नहीं है या उनको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वॉलंटियर्स जो है वो या तो सरकारी कर्मचारी होते हैं या एनसीसी या एनएसएस के वॉलंटियर्स होते हैं। तो स्वयं उस व्यक्ति के लिए वो चले जाते हैं और वो कागज बनवा लेते हैं, जिससे कि हमारे मतदाताओं को कोई भी असुविधा नहीं हो। और इसकी वजह से आपने देखा होगा बिहार में जब 7.5 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब काम किया तो कोई भी परेशानी नहीं हुई। इस फेज में एसआईआर के समय 1200 तक हम पोलिंग स्टेशंस को भी रैशनलाइज कर लेंगे और कुछ नए पोलिंग स्टेशंस भी खोले जाएंगे जो कि बदलाव के साथ साथ हाई राइज बिल्डिंग्स में भी होंगे या गेटेड कॉलोनीज में या कई बार जो स्लम क्लस्टर्स छूट गए हैं वहां पर। इस विषय पर जो ड्राफ्ट पब्लिश होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी से डीओज चर्चा भी करते हैं और उसके बाद ये 1200 हर पोलिंग स्टेशन की अलग अलग मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है। ये ध्यान रखना होगा कि एक बूथ पर एक फैमिली के या एक घर पर रहने वाले सभी लोगों का नाम एक ही जगह आ जाए, उससे मतदाताओं को बहुत सुविधा होती है और बिहार में इसमें काफी लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया। जो बिहार का एसआईआर हम लोगों ने कराया उससे चुनाव आयोग को यह भी समझ में आया कि इन्यूमरेशन फॉर्म में एक छोटा सा परिवर्तन करना आवश्यक है। अर्थात जहां रेड बॉक्स आप देख रहे हैं वहां डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसआईआर है। अर्थात 2003 में अगर आप स्वयं थे तो उसके डिटेल्स भर दें या 2003 में आपके पिताजी या चाचा या कोई भी उस जनरेशन के थे उनका भर दें, जिससे कि मिलान सरल हो जाए। जो इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा उसमें काफी चीजें प्री प्रिंटेड होंगी। मतदाता का नाम, उसका एपिक नंबर, उसका पता, सीरियल नंबर, पार्ट, कौन सी असेंबली है और उसका पुराना फोटो। एक क्यूआर कोड भी दिया जाएगा जिससे कि उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप स्वयं देख सकते हैं। सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग का यह आग्रह रहेगा कि जहां पेस्ट करेंट फोटो लिखा हुआ है वहां पर अपनी नई और रंगीन फोटो, कलर्ड फोटो वहां पर अगर लगाएंगे तो जब भी आपका नया एपिक कार्ड बनेगा तो उसमें वो फोटो लगाई जाएगी तो अच्छा लगेगा। शिनाख्त में भी आसानी होती है बिकॉज कई बार वोटर कार्ड्स में लोगों के बहुत पुराने पुराने फोटो लगे हुए हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म का ये हिस्सा है जो प्री प्रिंटेड के बाद नीचे आता है, उसमें ये डिटेल्स इलेक्टर्स को भरने होंगे। आधार नंबर बिहार में भी ऑप्शनल तरीके से चुनाव आयोग ने लिया था और इस बार भी आधार नंबर लिया जाएगा। फादर का नाम भी है, एपिक भी है, आपके स्पाउस, मदर, फादर का नाम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है। जी, जो प्रीवियस एसआईआर के जो 2 खाने मैंने आपको बताए थे उसमें स्वयं का अगर नाम है तो पहला जो बाईं तरफ वाला बॉक्स है जिसमें इलेक्टर का नाम, एपिक अगर उसका है उस समय तो, बिकॉज 2003 में कई लोगों के पास एपिक नंबर नहीं था। रिलेटिव का नाम, कई बार फादर का नाम होता है और रिलेशनशिप तो वहां पर फादर होगा। किस जिले में है, जैसे ही आप जिला लिख देंगे या स्टेट या एसी लिख देंगे तो जो सारी जो मतदाता सूची पूरे देश की अवेलेबल है 2003 में, उससे सेलेक्ट करना और उससे मैचिंग करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका नाम नहीं है 2002, 3 या 4 की मतदाता सूची में तो आप अपने फादर, मदर या जो भी उस श्रेणी के जो रिलेटिव्स हैं उनके डिटेल भर सकते हैं, तो उससे भी ये मैचिंग सरल हो जाती है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के पीरियड में फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की आवश्यकता पड़ती है और फॉर्म 6 तो खैर चूंकि इन्यूमरेशन फेज में ही इस बार हम कलेक्ट कर ले रहे हैं। बिहार में हम लोगों ने उसको बाद में किया था, लेकिन इस बार हम शुरू से ही कर ले रहे हैं।
जो लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन लोगों का 2002, 3 या 4 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है, उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों का मिलान नहीं हो पाया, वो संख्या काफी कम रह जाती है। सिर्फ उन्हीं लोगों को ये इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। जो बिहार में थे 11 वो, और आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण चूंकि नहीं है, तो वो आइडेंटिटी पर्पस के लिए लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं, वो इसमें अपना योगदान देंगे। और लगभग 10,500 EROs और लगभग 321 कलेक्टर्स, ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है, वो इस एसआईआर की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। शेड्यूल, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे, उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। धन्यवाद। Now we'll start with the question and answer session. As per our previous format, we will be taking questions in groups of 5, and please be rest assured that maximum number of questions will be taken. Why? Sir, I will ensure that your question is taken. Please be seated. Sir, your question will be taken. That's all. चलिए, कोई बात नहीं. Please don't disrupt the conference. Your question will be entertained and taken. In the interest. No, then I will not be able to entertain lot of questions. I have so many people. I don't have one person. Your question will be entertained. Yes. दीजिए इधर. Excuse me. ऊपर दीजिए, वो ब्लू शर्ट में दीजिए. सर नमस्कार, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। हमारा सवाल ये है आपसे कि आपने जो 12 राज्यों के नाम दिए हैं और केंद्र शासित प्रदेश के, आगामी जो 5 राज्यों के चुनाव है, क्योंकि अगले साल मध्य में वहाँ चुनाव होने, उसमें असम भी है। असम में आपने एसआईआर कराने का फैसला नहीं किया है दूसरे चरण में, तो इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, और यहाँ कब कराएंगे? Sir, I'm Shriparna from the Hindu newspaper. In Bihar, the Election Commission has said that new EPIC cards would be given to all voters. What is the progress on that, and will the same be done for all these 12 states and rest of the states undergoing SIR as well? जी सर, मैं मनीष अग्रवाल नवभारत टाइम्स से। सर एक सवाल ये है कि अगर मेरा वोट दिल्ली में है और मेरे माता पिता का वोट 2003 या 4 में यूपी या किसी अदर स्टेट में रहा, तो मैं उसका मिलान कैसे करूंगा? मतलब मेरे को तो ये प्रॉब्लम होगी कि मैं वहाँ से कैसे लूँ या कैसा करना होगा। सेकंड इज, इसमें भी सर आधार की आपने बात की कि आधार दे सकते हो, लेकिन जब आधार के साथ हमें डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट देना है, तो फिर आधार का मतलब क्या है सर? थैंक यू।
केजरीवाल बोल रहा हूँ लोकसभा से। सर मेरा सवाल ये है कि जो सेकंड पेज में वेस्ट बंगाल में जो आपका माइक प्लीज, एसआईआर होना है, थोड़ा इसको पास कीजिए। माइक। सर सेकंड पेज में जो एसआईआर होना है विशेष करके वेस्ट बंगाल में, तो उसमें मुख्यमंत्री ने दूसरा माइक। हेलो सर मेरा सवाल ये है कि जो वेस्ट बंगाल में विशेषकर जो एसआईआर होगा तो उसकी मुखालत काफ़ी समय से सीएम खुद कर रही है, उसको लेकर जो गतिरोध है आपके और उनके बीच में, तो इसको लेकर क्या कोई विशेष बैठक होगी आपके बीच में? Sir, this is Damini from the Indian Express. Yes, sir. Sir, two questions. One is, what were the lessons that were learned from the Bihar SIR process? And secondly, sir, in the case of the June 24th order for Bihar, there was instruction to EROs to refer cases of suspected foreign nationals to the competent authority. How many such cases have been referred in Bihar, and will these instructions apply to the rest of the states and UTs as well? आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता, और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। जहां तक नई एपिक की बात थी, तो जिन लोगों की एंट्रीज में बदलाव हुआ, जिनके एड्रेस में बदलाव हुआ या जिनके पोलिंग स्टेशन में बदलाव हुआ, उन सभी को नए एपिक बिहार में मिले हैं। और इसी तरह से पूरे देश में भी जहां जहां एंट्रीज में परिवर्तन होगा वहां पर नए एपिक्स मिलेंगे। जो मैचिंग और लिंकिंग का प्रश्न पूछा गया, voters.eci.gov.in पे अगर आप जाएंगे तो आप 2002, 2003 और 2004 की मतदाता सूची को स्वयं देख सकते हैं। बीएलओ भी स्वयं देख सकता है। सूची देखने के लिए आपको उसमें सबसे पहले राज्य बताना होगा, फिर आपको जिला बताना होगा, और उसके बाद जिले में वो सर्च की जा सकती है कि मेरा नाम कहाँ है। इसीलिए अगर आप दिल्ली में हैं और आपके अगर माता पिता यूपी के रहने वाले थे, मान लीजिए लखनऊ के रहने वाले थे, तो आपको उधर जाना है यूपी पर, फिर लखनऊ बटन दबाना है, फिर माता पिताजी को वहाँ सर्च कर लेना है और आपको लिंक का वो बटन दबा देना है। इतनी सरल प्रक्रिया उसको हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने बनाई है। जहां तक आधार की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार का उपयोग आधार एक्ट के अनुरूप होगा, और आधार एक्ट के सेक्शन 9 में ये कहा गया है कि आधार डोमिसाइल का या सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं होगा। जहां तक जन्म तिथि की बात है, उसके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जहां पर कि ये कहा गया कि आधार जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। और इसका ध्यान रखते हुए आधार अथॉरिटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया, और आज भी अगर आप कंप्यूटर से अपना नया आधार डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा होता है आधार कार्ड पर ही कि आधार कार्ड न तो जन्म तिथि का प्रमाण है, न डोमिसाइल का, और न कि नागरिकता का। आधार कार्ड आइडेंटिटी का प्रमाण है और ई साइनिंग के लिए भी उसका उपयोग हो जाता है। तो आधार कार्ड के बहुत सारे अन्य उपयोग भी हैं। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, कोई भी गतिरोध नहीं है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती हैं। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है, और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने अपने दायित्व का पालन करेंगी।
जो बिहार में एसआईआर हम लोगों ने किया और उसमें जो हम लोगों को लगा कि हम मतदाताओं को और सुविधाएं क्या दे सकते हैं, वो मैंने आपको अपनी पीपीटी में बता ही दिया है। और जून 24 का जो ऑर्डर है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। Yes. कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी जारी होंगे इन 12 राज्यों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में एसआईआर की तारीखों का ऐलान हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया। तो देश भर में एसआईआर प्रक्रिया का ऐलान बता दे कर दिया गया है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा ऐलान किया है। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का दूसरा फेज शुरू होगा। 12 राज्यों में वोटर लिस्ट एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिले के बहादुराबाद क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। अलीपुर इलाके में वन विभाग की टीम ने देर रात की गई त्वरित कार्रवाई में अवैध रूप से आम की लकड़ी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर सीज कर दिया है। उप प्रभागीय वन अधिकारी पूनम कैंथोला ने बताया कि उन्हें देर रात सूचना मिली थी कि अलीपुर क्षेत्र से अवैध वन उपज ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही शिवालिक वृत्त की सुरक्षा टीम और स्थानीय वन कर्मियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान आग की लकड़ी से लदी 2 ट्रॉली बरामद की गई, जिन्हें वन अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया है। ट्रॉलियों को रेंज कार्यालय परिसर में रखकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। डीएफओ पूनम कैंथोला ने स्पष्ट किया है कि वन संपदा की अवैध कटाई या तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि वन क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दे, ताकि पर्यावरण और वन संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 21-24 के बीच की जो मध्य रात्रि है उसमें एक सूचना थी कि बहादुराबाद के अलीपुर क्षेत्र में जो है आम प्रकाष्ठ की कुछ ट्रॉली जो है अवैध अभिवहन से ले जाई जा रही है। ये जो कार्रवाई है इसमें जो हमारा शिवालिक वृत्त है उसकी जो सुरक्षा दल है उसकी टीम मौके पर पहुंची थी और हमारा स्टाफ भी उनके साथ में मौके पर पहुंचा था। तो हमें अलीपुर क्षेत्र से जो है 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें कि आम का प्रकाश था और अवैध अभिवहन किया जा रहा था, वो ट्रॉली वहां से सीज हुई है और उनको अभी सीज करके रेंज कार्यालय परिसर में रखा गया है और इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 21-24 के बीच की जो मध्य रात्रि है उसमें एक वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों के बावजूद वन विभाग के अधिकारी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। मामला पोहरी तहसील के भैंसरा वन का क्षेत्र का है और जहां करीब 7 बीघा वन भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। जानकारी के अनुसार जब ये मामला केंद्रीय मंत्री सिंधिया के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को अवैध कब्जा हटाने के स्पष्ट निर्देश दे दिए थे, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग की टीम ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अधिकारी मंत्री के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए निष्क्रिय बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है और विभाग के अधिकारी मूक दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने रेंजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक वन भूमि पर कब्जे से न केवल जंगल की हरियाली और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि आदिवासी समुदाय और वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि केंद्रीय मंत्री के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कब कार्रवाई होती है। तो भैंसरा वन की ये घटना वन विभाग की कार्यशैली और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जंगल कट गया, हजारों बीघा जंगल, मतलब जो चुकी और फसल खड़ी है। फसल में क्या क्या बो रखा अभी उन्होंने? मक्का बो रखी है, कछु सरसों बो रही है कर। तो ये फार्म बनाए गए हैं हजारों बीघा के, तो जंगल बीच जंगल में बनाए गए हैं। तो किसकी दम पर बनाए गए हैं? ये कन्हैया। कन्हैया कौन है? कन्हैया रेंजर है, डिप्टी। अच्छा, डिप्टी है। और अंकित मतलब गुप्ता वो है नागेदार। तो इन सब लोगों को सूचना है इस बात की? लाखों रुपया लेकर के बनवा रहे हैं। जंगल कट गया, पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदेशों के बावजूद लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर वन अधिकारियों की देखने को मिल रही है। शिवपुरी में भूमाफियाओं का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें शिवपुरी जिले के जो पोहरी तहसील के भैंसरावन इलाके में करीब 700 बीघा वन भूमि पर लंबे समय से भूमाफियाओं का अवैध कब्जा है, जिसको लेकर जो स्थानीय जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने
ज्योतिरादित्य सिंधिया को में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको तत्काल प्रभाव से जो संबंधित विभाग है वन विभाग को एक पत्र जारी करते हुए उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद लगभग 2 महीने हो चुके हैं, वन विभाग के जो अधिकारी हैं, वन विभाग के अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण जो भूमाफिया हैं उनके हौसले बुलंद है और वन विभाग की जो भूमि है उसमें अवैध कब्जा जमाए हुए बैठे हुए हैं और इनके हौसले इतने बुलंद है कि जब आदिवासी और स्थानीय लोग जब उनसे कहते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि पर्यावरण और जो पेड़ पौधे हैं कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंच ही रहा है वन्य जीवों को, साथ ही साथ जो आदिवासी हैं कहीं ना कहीं जंगलों से जुड़े हुए लोग हैं, लकड़ी आदि चीजें उनको लेनी होती है, लेकिन ये जो है आदिवासियों को धमकी दे रहे हैं। लगातार संपर्क किया जा रहा है वन विभाग के अधिकारियों से कि आखिर अब तक ये अवैध कब्जा क्यों नहीं हटाया गया, लेकिन अधिकारी जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और ग्रामीण आरोप भी लगा रहे हैं, जो रेंजर हैं, विभागीय अधिकारी हैं, वो मूक दर्शक बने हुए हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, जंगल की हरियाली खतरे में है, साहब इस तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है जिस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर, आदिवासी समुदाय के सुरक्षा को लेकर तमाम जो सरकार दावे कर रहे हैं उन पर पलीता लगाने का काम जो है जिम्मेदार अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो आदेश है उस आदेश का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं माखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं। तत्काल प्रभाव से सरकार को और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वन विभाग के उनको एक्शन लेना चाहिए ताकि इस प्रकार की जो माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं उन पर लगाम लगाया जा सके और प्रदेश में आदिवासी समुदाय को लेकर सरकार जो है सख्त नजर आते हैं, उनके अधिकारों को लेकर, वन भूमि को लेकर, लेकिन धरातल पर इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही गंभीर है। इस गंभीर विषय पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए और इनको अपडेट फिर से लेना चाहिए, क्योंकि खबर के माध्यम से दिल्ली 24 भारत खबर दिखा रहा है। उम्मीद है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तक ये मामला फिर से पहुंचेगा और तत्काल इस खबर पर अपडेट लेकर और जल्द से जल्द इन अधिकारियों पर और जो भूमाफिया हैं वो भूमाफियाओं से वन भूमि को मुक्त कराया जाएगा। बिल्कुल। और समीर, कहीं ना कहीं रेंजर पर भी गंभीर आरोप इन आदिवासियों ने लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी वो मूक दर्शक बने सारा तमाशा यहाँ पर देख रहे हैं और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से निर्देशित कर दिया गया है उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही है, तो लापरवाही का मंजर क्या है वो हम सब समझ पा रहे हैं और यही कोशिश भी है कि इस खबर का संज्ञान यहाँ पर लिया जाए और जल्द से जल्द इन आदिवासियों को न्याय मिले। देखिए, बिल्कुल आमतौर पर देखा ये जाता है, चाहे वन भूमि हो और तमाम विभागों में लापरवाहियां होती है और ज्यादातर देखा जाता है जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनकी कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है, क्योंकि जो भूमाफिया है वो चाहे वो सत्ता दल से जुड़े हुए होते हैं या फिर विपक्ष से जुड़े हुए होते हैं, तो राजनीतिक कहीं ना कहीं यहाँ पर संरक्षण कहा जा सकता है। इसी कारण से माफियाओं के जो है हौसले बुलंद होते हैं और आम जनता को नुकसान पहुंचाया जाता है, प्रकृति को हानि पहुंचाया जाता है। इस पर तत्काल एक्शन होना चाहिए और सरकार को और प्रशासन को सबसे पहले आगे आकर आदिवासियों की जो परेशानी है उसको दूर करना चाहिए। चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदेश के बाद भी वन विभाग निष्क्रिय यहाँ पर नजर आ रहा है। रेंजर मूर्ख दर्शक बने हुए सारा तमाशा यहाँ पर देख रहे हैं और जंगल और आदिवासियों और वन्य जीवों को लेकर जो संकट है वो लगातार गहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा को शासन ने निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अनुभूति शर्मा पर अनुशासनहीनता, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और मेडिकल स्टोरों की जांच और लाइसेंस प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण और सैंपलिंग से जुड़ी जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं दी थी, जिसके बाद खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए उनके खिलाफ निलंबन की एक कार्रवाई की है। तो ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अनुशासनहीनता के चलते उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। तो वरिष्ठ अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर यह निलंबन की प्रक्रिया की गई। एफडीए विभाग ने ये बड़ा आदेश यहाँ पर दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अनुशासनहीनता और आदेश अवहेलना के आरोपों के चलते निलंबन यहाँ पर किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वरिष्ठ अधिकारियों की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है।
बताया जा रहा है कि अनुशासनहीनता और आदेश अवहेलना के आरोप अनुभूति पर लगातार लग रहे थे। एफडीए विभाग ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया, ड्रग्स इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। तो लगातार वो अपने सीनियर्स के आदेशों की अवहेलना कर रही थी, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। ये ग्राम गणेशपुरा थाना फतेहगढ़ का ये मामला है। वहाँ के रामस्वरूप नागर है जिनका जमीनी विवाद कन्हैया नागर से चल रहा है। कन्हैया नागर पचलावड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं और जमीन भी जिस पे विवाद चल रहा है करीब 6 बीघा जमीन है जो कि पचलावड़ा राजस्थान में ही है। उसको लेकर के इनका विवाद चल रहा था। आज उसी रंजिश पर से कन्हैया महेंद्र आदि करीब 13-14 लोगों ने, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, रामस्वरूप के साथ में मारपीट करी। उनके कई शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हैं और उनके ऊपर ट्रैक्टर वाहन चढ़ाया गया है, ऐसे भी जानकारी प्राप्त हुई है। बच्चियों के साथ भी मारपीट हुई है इनके रामस्वरूप की। तो इस संबंध में इनको तत्काल फतेहगढ़ से यहाँ पर गुना लेकर आया गया था इलाज के लिए। यहाँ इलाज के दौरान अभी शाम के समय रामस्वरूप नागर की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना फतेहगढ़ में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी विवेचना जारी है। ये ग्राम गणेशपुरा थाना फतेहगढ़ का। तो इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। नोएडा में लगातार छठ पर्व को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। छठ पर्व में किसी भी तरह की कोई अफरा तफरी का माहौल ना बने और किसी भी तरह की अराजकता ना फैले, इसको लेकर नोएडा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ग्राउंड जीरो पर उतरकर तैयारियों का जायजा भी ले रही हैं। नोएडा स्टेडियम पहुंचकर सीपी लक्ष्मी सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। जिले में 137 स्थानों पर छठ पर्व के आयोजन का कार्यक्रम हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। रूट डायवर्जन किया गया है और महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती यहां पर की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर जुटा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, छठ पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर की गई हैं और नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की बात करें तो वो भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर तैयारियों का जायजा लेती हुई नजर आई। क्या कुछ मानक यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से अपनाए गए हैं और किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि पूर्वांचल वाले लोगों का ये एक सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। पूरे नोएडा में लगभग नोएडा की बात करूं तो 52 घाट बनाए हैं। पूरे जिले की बात करूं तो लगभग 137 घाट बनाए गए हैं। वहीं इस चीज को लेकर जो गौतम नगर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह हैं वो जीरो ग्राउंड पर लेकर जायजा ले रही हैं। उन्होंने खासकर तौर पर बताया कि जैसे ये महिलाओं का त्योहार है तो महिलाओं के लिए भी महिला कांस्टेबलों को, सिपाहियों को लगाया गया है। जो रोड पर जाम लग रहा है, जिस वजह से जिस पर ज्यादा ट्रैफिक रहता है उस पर डाइवर्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और अरबाज, हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि भव्य आयोजन इस बार छठ पर्व को लेकर पूरे नोएडा में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर ये तमाम आयोजन किए गए हैं। व्रतियों के लिए खास तैयारियां यहां पर की गई हैं और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ नजर आ रहा है। हर जगह पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि हर चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। महिला कांस्टेबल को तैनात कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वहीं जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन पर खास तौर से निगरानी रखी जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा की बात करूं तो खुद जो कमिश्नर है गौतम नगर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह आ गई है। साथ ही ज्वाइंट कमिश्नर भी मौजूद है। डीसीपी नोएडा डीसीपी यमुना प्रसाद मौजूद है। एडीसीपी मौजूद है। एसीपी मौजूद है। सभी जो इस वक्त फील्ड पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि त्योहार बड़ा है और जिस तरीके से नोएडा में भव्य देखने को मिल रहा है इसका आयोजन, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा भी पूरी तैनात कर दी गई है। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें, क्योंकि छठ पर्व की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर देखने को मिलता है अरबाज की पहले छठ का इतना ज़्यादा क्रेज़ नोएडा में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों की अगर हम बात करें तो नोएडा में अब खासा उत्साहित यहाँ पर जो छठ व्रतियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। अलग अलग जगहों पर भव्य आयोजन किए जाते हैं और सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अब छठ की जो मान्यता है वो पूरे भारत में विख्यात हो गई है। साथ ही साथ तमाम तरीके के आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं और किसी भी तरह की कोई लापरवाही की कोई गुंजाइश अब नहीं रह गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से देखने को मिला है कुछ वर्षों से ही छठ पूजा का जो त्योहार है ये सबसे बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि नोएडा में जिले में, नोएडा के गौतम नगर में
बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, स्कूलों से छुट्टी दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि पहले से ज्यादा इसमें छठ पूजा में लोगों को संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है। यमुना घाट की बात करूं, यमुना घाट पे भी लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं नोएडा स्टेडियम की बात करूं तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो अपनी मन्नतें मांगेंगे, जो महिलाएं हैं वहां पर शुरू से बैठ गई हैं, वहां पर जा चुकी हैं। जी बिल्कुल। और अरबाज, जो छठ पर्व मना रहे हैं, जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, खासकर जो व्रती महिलाएं हैं, उनका इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कुछ कहना है? क्या वो संतुष्ट नजर आ रही हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। उन प्रयासों से क्या जो छठ पर्व मनाने के लिए लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, भव्य आयोजन हो रहे हैं, उनसे संतुष्ट हैं वो? जी बिल्कुल। देखिए, जो वहाँ की महिलाओं से जब बात की है, वहाँ की महिलाएं बिल्कुल संतुष्ट हैं। एक तरीके से नोएडा स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, चारों तरफ फूलों से सजा दिया गया है। मैं वहीं घाट की बात करूं, नोएडा स्टेडियम के घाट की बात करूं, जो नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है, लगभग 1 क्विंटल से ज्यादा उसमें गुलाब के फूल डाले गए हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाएं बड़ी खुश हैं और प्रसन्न हैं। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छठ पर्व को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। नोएडा में पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजामात किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी यहाँ पर रखी जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में वो नीतीश कुमार का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी के सभी विधायक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हैं। चिराग ने कहा कि साल 2020 में जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, तब भी एनडीए की सरकार बनी थी और अब एनडीए पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि एनडीए के 5 दल मिलकर एक मजबूत विजयी गठबंधन के रूप में मैदान में थे। तो चिराग पासवान ने महागठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह से भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है। उन्होंने आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि वक्फ बिल के मुद्दे पर मुस्लिम समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है, ना कि झूठे वादों और भ्रम की राजनीति में उलझना चाहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।